हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 13 लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कुछ देर के बाद रजत ने उसके होठों को छोड़ा और अपने सीने से लगाकर बोला, अब चुपचाप सो जा, वरना तुम्हें पता है आगे क्या होगा। और फिर तुम ही बोलोगी कि मुझे दर्द हो रहा है, और फिर भी मैंने ये किया और वो किया। शिकायतें भी तो बहुत करती हो तुम। शीतल मुंह बनाकर बोली, हाँ भूल जाती हूँ कि शिकायत करने का तो हक है ही नहीं मुझे। रजत गुस्से से बोला, मतलब तुम चुप नहीं रहोगी? सामने से जुबान चलानी है, लेकिन मैं सोने के लिए बोल रहा हूँ तो सोना नहीं है। मतलब तुम चाहती हो कि मैं वो सब करूँ? शीतल तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाथ में भी दर्द हो रहा है और रोना भी आ रहा है। रजत ने उसे हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और पूरी तरह सीधा हो गया। शीतल बिल्कुल बच्चों की तरह उसके ऊपर थी। शीतल को बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। रजत उसे देखते हुए बोला, क्या बुरा लग रहा है? शीतल ने अपना चेहरा झुका लिया और बोली, क्या ही फायदा बताने का। अगर बताऊंगी तो आप गुस्सा ही करेंगे, ऐसी बातें बोलेंगे जो मुझे सुननी भी न जाए, इसलिए अब मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगी। रजत बेहद सर्द आवाज़ में बोला, ये बीबीओ वाला ड्रामा मत करो मेरे सामने। जो पूछा है उसका जवाब दो। क्या अच्छा नहीं लग रहा? शीतल ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, मैं बीबीओ वाले ड्रामे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जानती हूँ आप मेरे पति नहीं हैं जो मेरे नखरे उठाओगे। मैं तो बस आपकी मिस्ट्रेस हूँ और आपको सिर्फ मेरी बॉडी से मतलब है। मुझे क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं, इससे तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता। रजत के चेहरे के एक्सप्रेशन सर्द होने लगे। उसने शीतल को अपने ऊपर से नीचे उतारा और बोला, डू द हेल विथ योर इमेजिनेशन। तुम्हें जो सोचना है अब सोचो। मैं आराम से तुमसे पूछ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तो इस बकबक करनी है। पर मैं तुम्हारी इस बकबक में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सिली गर्ल, अब तुम्हें सोना है तो सो जाओ, नहीं सोना है तो जस्ट शट अप। मुड़कर रजत बेड से उठा और जाकर सोफे पर लेट गया। शीतल उसे बस खुद से दूर जाते देखती रह गई। वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रियलाइज़ हुआ कि आज पहली बार रजत ने उसकी फिक्र जताई थी। उसने पूछा था कि हाँ, उसे क्या बुरा लग रहा है। शायद वो सच में जानना चाहता था, लेकिन उसने उसका मूड भी खराब कर दिया और इस बात को इतना आगे बढ़ा दिया। अब उसे अपनी गलती रियलाइज़ हो रही थी। भले ही रजत की कड़वी बातें शीतल को हर्ट करती थी, लेकिन कभी कभी वो ऐसी चीज़ें भी करता था जो शीतल को खुश कर जाती थी। जैसे अभी उसका शीतल को चॉकलेट खिलाने का तरीका। वो कुछ सोचते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं मिस्टर ग्रीन आइज। पता नहीं ना चाहते हुए भी क्यों मैं आपसे इतनी उम्मीदें करने लगी हूँ। आपका इतना पूछना ही काफ़ी था कि मुझे क्या बुरा लग रहा है, और मैं आपको बताने की बजाय आपको और ज़्यादा नाराज़ कर रही हूँ। क्या अब मुझे आपको मनाना चाहिए? बोलते हुए वो अपने बाल आपस में उलझाए जा रही थी। काफ़ी कश्म के बाद वो बेड से उठी और सोफे के पास आई। भले ही उसका और रजत का रिश्ता सही नहीं था, लेकिन न चाहते हुए भी उसके दिल में जो फीलिंग आ रही थी वो उन फीलिंग के हाथों मजबूर हो रही थी। रजत से नफ़रत की जगह वो रजत से अटैच होती जा रही थी। रजत ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वो रजत की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर ग्रीन आइज, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर भी रजत ने अपनी आंखें नहीं खोली। शीतल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो कुछ सोचते हुए मन में बोली, आपको पता है मिस्टर ग्रीन आइज, आप ना सच में एक बच्चे की तरह हैं, जिद्दी, अकड़ू और बेहद ही गुस्से वाले, जिससे किसी के सामने न झुकने वाला। लेकिन जिद्दी से जिद्दी बच्चा भी प्यार से मान जाता है, और मुझे पता है आपको मुझे कैसे मनाना है। बोलकर वो रजत के चेहरे पर झुकी और उसके ऊपर लेट गई। रजत बिल्कुल हैरान रह गया, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली।
और उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। शीतल की यही हरकतें उसे सब लड़कियों से अलग बनाती थी। बेशक से रजत उसे कैसे भी ट्रीट करता था, लेकिन नफरत और गुस्सा तो जिसे शीतल को पता ही नहीं था कि क्या होता है। शीतल ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके चेहरे पर झुककर कभी उसके गालों को चूमती, तो कभी माथे पर, कभी नाक पर, तो कभी उसके आंखों पर, हल्का सा होठों पर। रजत के दिल में भी एक गुदगुदी सी होने लगी। वो अपने हाथों को शीतल की पीठ पर लाना चाहता था, लेकिन उसका गुस्सा और उसकी ईगो उसे अपने हाथ को हिलाने तक नहीं दे रही थी। शीतल उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। भले ही रजत अपनी तरफ से कोई रिएक्शन ना दे, लेकिन उसके होठों पर छपी वो मंद मंद मुस्कुराहट शीतल को साफ दिखाई दे रही थी। उसने रजत के सीने पर अपना सिर रखा और बोली, मुझे बुरा लगा मिस्टर ग्रीन आइज, जब आपने मुझे उन लोगों के सामने बुरी तरह से ट्रीट किया। कोई और मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, मुझे इतना इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन जब आप मुझे कुछ बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आई नो मुझे वो बुरा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास वो हक नहीं है कि मैं अपनी फीलिंग्स भी महसूस कर सकूं, लेकिन हूँ तो मैं इंसान ही ना मिस्टर ग्रीन आइस। बस फर्क पड़ने लग जाता है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने इस दिल को इन छोटी छोटी बातों से इफ़ेक्ट ना होने दूं, क्योंकि अब इस दिल को भी शायद कोई हक नहीं है। रजत जो अभी खुद को रोके हुए था, अचानक से ही उसके हाथ शीतल की पीठ पर कस गए और उसने अच्छी तरह से शीतल को अपनी बाहों में समेट लिया। शीतल की आंखों से आंसू बहते हुए रजत के सीने को भिगोने लगे, लेकिन उसके बाद ना रजत ने कुछ कहा और ना ही शीतल ने। धीरे धीरे शीतल यूं ही रजत के सीने पर सर रख गहरी नींद में जाने लगी। कुछ देर बाद रजत को महसूस हुआ कि शीतल पूरी तरह से सो चुकी है, तो वो यूं ही शीतल को पूरी तरह से अपनी बाहों में समेटे हुए सोफे से उठा और उसे लेकर बेड पर आ गया। उसने उसे अच्छी तरह से अपनी बाहों में समेटकर उसके माथे को चूमा और अपनी आंखें बंद कर ली। कई तरह के एहसास उसके दिल में हो रहे थे। सुबह का वक्त फार्म हाउस में शीतल की आंखें खुली और आंखें खुलते ही खुद को बेड पर देखकर वो हैरान थी। तभी उसने रजत की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। उसे याद आया जब कल वो अपने दिल की बातें कह रही थी तो रजत ने किस तरह से उसे अपने बाहों में समेटा था। एक गुदगुदी सी उसे अपने दिल में हो रही थी। वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठी और रजत की तरफ देखते हुए भी, प्यार नहीं करती हूँ मैं आपसे, लेकिन आप सच में मुझे इफ़ेक्ट करते हैं मिस्टर ग्रीन आइज। एक तरफ कल मुझे आप गुस्सा आ रहा था, लेकिन एक तरफ कल जब आपने मेरे लिए उस नितिन से लड़ रहे थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे आपके दिल में मेरे लिए कुछ हो। कुछ तो ऐसा है जो सिर्फ किसी खास के लिए होता है ना। फिर आपकी बातें मुझे याद दिला देती है कि मैं क्या हूँ आपके लिए, और मैं कितनी पागल हूँ ना कि मैं आपसे नफ़रत करने की बजाय आपसे ही प्यार की उम्मीद करने लगी हूँ। पर क्या करूँ मिस्टर ग्रीन आइज, शायद सच में पागल ही हूँ मैं, बोलकर वो हल्का सा रजत के चेहरे पर झुकी। उसका मन रजत के माथे पर किस करने का हो रहा था। पहले वो कभी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन अब वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व सी होने लगी थी। उसे भी कई बार अब रजत के करीब आकर उसे माथे पर किस करना और सीने से लग जाना अच्छा लगने लगा था। उसने बड़े ही हल्के से अपने होठ रजत के माथे पर रखे ताकि उसकी नींद न खुल जाए। उसे हल्का सा खींचकर वो उससे दूर जाने लगी, लेकिन रजत ने उसकी पीठ पर अपना हाथ कस दिया, जिससे शीतल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे लगा शायद रजत गहरी नींद में था, लेकिन शायद रजत जाग रहा था। उसने तुरंत अपना चेहरा झुकाया और बोली, वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्रीन आइज। आपके इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले रजत ने उसे बेड पर नीचे लेटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। वो बड़ी ही इंटेंस नज़रों से शीतल को देख रहा था।
वहीं शीतल की भी सांसें अब गहरी होने लगी थी, जो रजत को साफ महसूस हो रही थी। और वो सब देखते हुए रजत ने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया। शीतल उसके एक्सप्रेशन देखकर तुरंत बोली, मिस्टर ग्रीन आइज, आज आपकी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आपको कहीं जाना था। अगर आप वो सब करेंगे तो आप बहुत लेट हो जाएंगे। रजत हंसा और बोला, वेरी गुड बॉय माय सिली गर्ल, तुम जितनी अच्छी मिस्ट्रेस का जॉब करती हो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब करती हो। उसकी बातें सुनकर शीतल उसकी तरफ देखती ही रह गई। मुझे तो उसके कंधों से नीचे देखकर बोला, यू नो व्हाट, तुम्हें देखते ही डिज़ायर होने लगती है, लेकिन अभी फ़िलहाल तुम सही कह रही हो, बट बी रेडी फॉर द नाइट, तब कोई मेरी मीटिंग नहीं होगी। बोलकर रजत उसके ऊपर से हटा और वॉशरूम की तरफ चला गया। शीतल बस उसे जाते देखती रह गई। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी जगह से उठकर बैठकर बोली, अब तो आदत ही हो गई है मिस्टर ग्रीन आइज आपकी इन कड़वी बातों की। कल रात जब आपने मुझे अपने सीने से लगाया ना, तो ऐसा लगा कि शायद से पत्थर, इतना भी पत्थर दिल ना है आपका। लेकिन अब एक बार फिर से इस पत्थर ने मेरे नाजुक से दिल को चोट ही दे दी। वहीं रजत शावर के नीचे खड़ा होकर बोला, रजत भोसले ना किसी से प्यार करता है और ना ही किसी से प्यार कर सकता है। प्यार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और रजत भोसले ना कमज़ोर था और ना ही कभी कमज़ोर हो सकता है। लेकिन हाँ, तुम जैसे कमज़ोर लोगों का फ़ायदा ज़रूर उठा सकता है। तुम मेरी मिस्ट्रेस थी, मेरी मिस्ट्रेस हो और हमेशा मिस्ट्रेस ही रहोगी। ये प्यार व्यार आई डोंट गिव अ डैम। रजत बाहर आया और उसकी नज़र शीतल पर गई, जब क्लोसेट में से रजत के कपड़े निकाल रही थी। शीतल ने वो कपड़े टेबल पर निकाल कर रखे और खुद अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। जब तक वो वॉशरूम से शावर लेकर आई, तब तक रजत रूम में से जा चुका था। शीतल ने टेबल की तरफ देखा, जहाँ पर उससे निकले हुए कपड़े बिल्कुल वैसे ही रखे थे जैसे वो छोड़कर गई थी। आज रजत ने उसके निकाले हुए कपड़े नहीं पहने थे। उसने उन कपड़े को वापस क्लोजेट में रखा और फिर बाहर आ गई। बाहर आकर वो हैरान हुई, क्योंकि रजत डाइनिंग टेबल पर भी नहीं था। तभी एक सर्वेंट शीतल की तरफ देखते हुए बोली, सर ने कहा है कि आप ब्रेकफास्ट करके बाहर पार्किंग एरिया में चले जाए, वहाँ पर आपके लिए गाड़ी खड़ी है। रजत, सर अकेले ही ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। शीतल ने अपना सर हाँ में हिलाया और बाहर की तरफ जाने लगी। सर्वेंट उसे रोककर बोली, लेकिन मैडम आप नाश्ता तो कर लीजिए। शीतल बिना उस सर्वेंट की तरफ देखकर बोली, मुझे भूख नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से बाहर आ गई और बाहर पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी भोसले इंडस्ट्री के लिए निकल गई। गाड़ी स्टार्ट होते ही रजत ने अपना फ़ोन अपनी गाड़ी में लगे हुए सिस्टम से अटैच किया, तो उसके चेहरे पर डेविड स्माइल आ गई, क्योंकि वो आज की न्यूज़ सुन रहा था और आज की हॉट खबर थी रजत भोसले की लाइफ में एक और न्यू गर्ल की एंट्री, जिसके लिए रजत काफ़ी पॉजिटिव दिखे। रजत भोसले और कहाँ जा रहा है कि वो लड़की कोई और नहीं, रजत भोसले की पर्सनल असिस्टेंट है। तो क्या ये लड़की ऑफिस के साथ साथ रजत भोसले को भी संभालती है क्या? ऑफिस के साथ साथ रजत भोसले की पर्सनल लाइफ में भी उसकी पर्सनल सेक्रेटरी उसका स्ट्रेस दूर करती है। रजत भोसले की पर्सनल सेक्रेटरी उनकी बेड पार्टनर। ऐसी न्यूज़ सुनने के बाद रजत ने जोर से अपना हाथ सिस्टम पर मारा और गुस्से से उसके जबड़े कस गए। एक बैंकेट हॉल, जहाँ पर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सामने की तरफ एक चेयर लगी हुई थी और सामने टेबल पर बहुत सारे माइक एक साथ रखे हुए थे। उस चेयर पर अंकिता भोसले बैठी थी, जिसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू थे, जिन्हें देखकर बड़ा से बड़ा पत्थर भी पिघल जाए। एक मीडिया वाला अपना सवाल करते हुए बोला, तो बताइए मिसेज अंकिता, आज आप मीडिया को क्या बताना चाहती है? अंकिता रोते हुए बोली, अब मेरे पास बताने को क्या ही रखा है।
आप सब लोग देख ही रहे हैं कि मेरे साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। आज सुबह से ही जिस तरह की बातें और पिक्चर्स मैं अपने पति की देख रही हूँ, वो सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे तो मर ही जाना चाहिए। तभी वहाँ पर एक आवाज़ गूंजी, तो इतना सोच क्यों रही हो? अगर पता है कि मर जाना चाहिए तो इंतज़ार किसका कर रही हो? किसी पंडित के मुहूर्त निकालवाने का या फिर मीडिया वाले को इंटरव्यू देने का? इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि इतना ज़रूरी काम डिले कर रही हो? रजत की बात सुनकर सभी मीडिया वालों के कान खड़े हो गए। वहीं अंकिता का चेहरा एकदम से सुन्न रह गया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रजत की तरफ देख रही थी। रजत अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसके बिल्कुल करीब आया और मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। अंकिता का तो मुंह ही बन गया। रजत ने मीडिया वालों की तरफ देखा और बोला, मुझे लगता है मीडिया वालों के पास और कोई काम नहीं है। चलो मेरा नाम लेकर अपना काम तो चला रहे हैं, कम से कम पैसे तो कमा रहे हैं। वैसे भी मीडिया वालों को सिर्फ पैसा ही चाहिए, इज्जत नाम की चीज़ तो आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं। मीडिया वाले के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। रजत ने अंकिता की तरफ देखा और बोला, क्या हुआ वाइफी, मुझे यहाँ देखकर हैरान क्यों हो रही हो? अब मेरे बारे में कहीं बात हो और मैं वहाँ ना आऊँ, ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो चलो अब बताओ, क्या कहना चाह रही थी तुम? अंकिता मुंह बनाते हुए बोली, अब तुम मेरे पास बड़ी जल्दी आ गए, लेकिन पिछले कई दिनों से तुमने अपना चेहरा तक मुझे नहीं दिखाया है। मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे और तुम हो कि दूसरी लड़कियों के आगे पीछे घूमते रहते हो। रजत उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, रजत भोसले किसी के आगे पीछे घूमे ऐसा शख्स तो इस दुनिया में बना ही नहीं। लगता है तुम नींद में ही कहीं घूम रही हो। अंकिता गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ओ रियली? तो ये सब क्या है? बोलते हुए उसने अपने सामने टेबल पर रखी हुई तस्वीर रजत के सामने पटक कर मारी। रजत ने उन तस्वीरों को देखा और बोला, वाह, कैमरा क्वालिटी कितनी अच्छी लग रही है। जिसने भी पिक्चर क्लिक की है लगता है काफ़ी मेहनत की है। पोज भी काफ़ी अच्छी है। अंकिता गुस्से से बोली, कितने घटिया इंसान हो तुम। रजत, यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ और तुम औरों के साथ पिक्चर क्लिक्स करवाने में बिजी हो, उसके साथ वन नाइट स्टैंड करने में बिजी हो। पहले मैंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। रजत व्यंग से बोला, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने पहले ये सब बर्दाश्त क्यों किया? अंकिता एक पल के लिए चुप हो गई। उसके पास जवाब देने के लिए कोई शब्द ही नहीं था। तभी मीडिया वालों में से एक आदमी ने अपनी जगह से उठकर तुरंत पूछा, हाँ हाँ बताइए ना मिस अंकिता, आपने पहले ये सब बर्दाश्त क्यों किया? अगर आपको पहले प्रॉब्लम थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? वो क्या है ना मिस्टर भोसले के तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमने काफ़ी वक्त पहले ही सुने हैं, तो अब आप ये सब क्यों बोल रही है? रजत हंसा और बोला, क्या हुआ वाइफी, जवाब दो ना। मुझे तो लग रहा है यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई। अंकिता गुस्से से बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहोगे तो मैं चुपचाप सुनती रहूँगी? रजत एटीट्यूड से बोला, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है वाइफी। मीडिया वालों को देखते हुए अंकिता बोली, मैंने ये सब कुछ पहले इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि मैं रजत के साथ अपनी शादी निभाना चाहती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से तो रजत पूरी तरह से बदल गया है। पिछले कई दिनों से तो वो घर पर ही नहीं आया है और ना ही हम दोनों के बीच मैरिटल कपल की तरह कोई रिलेशनशिप है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरी गलती ही क्या है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। रजत व्यंग से हंसा और बोला, वाइफी, अगर तुम्हें अपने हस्बैंड से शिकायत थी तो तुम्हें ये शिकायतें मुझे बतानी चाहिए थी, ना कि मीडिया वालों के पास आ गई तुम। लगता है मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो तुम्हें मीडिया वालों से है। अगर ऐसा है तो अपने सवालों के जवाब उन्हीं से ले लो, क्योंकि रजत भोसले तो तुम्हारे इन फालतू
कि सवालों का जवाब देगा नहीं। अंकिता तुरंत मायूस बनकर मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोली, देखिए अब आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे मिस्टर रजत मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं। ऐसे कोई अपनी बीवी के साथ करता है क्या? अगर इन्हें मेरे साथ रहना ही नहीं है तो इन्होंने मेरे साथ शादी की। मुझे जवाब चाहिए कि आखिर आजकल कौन है इनकी ज़िंदगी में ऐसी वजह जिसकी वजह से इन्होंने मुझे छोड़ दिया। रजत बिल्कुल केयरलेस होकर बोला, अब जब तुम्हें पता लग ही गया है कि मैंने किसी और के लिए तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? अंकिता के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि यूँ रजत उसे सबके सामने डिवोर्स मांग लेगा। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर रजत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरी लाइफ में कौन है कौन नहीं इससे तुम्हें क्या ही मतलब वाइफी। तुम्हें तो लगता है ना कि मैंने तुम्हें चीट किया, तो लेट गेट डाइवोर्स। आई मीन तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा और मैं भी वो कर सकूँगा जो मुझे करना है। अंकिता गुस्से से दांत पीसते हुए, मतलब मेरा अंदाज़ा सही था। वो लड़की जो कल इस पार्टी में आई थी, अब तुम उसके साथ शादी करने का सोच रहे हो। रजत तुरंत उसकी बात बीच में काट कर बोला, शादी से तो इस तरह से भरोसा उठा है वाइफी की शादी तो मैं आने वाले किसी भी जन्म में ना करूं। इस जन्म में दोबारा तो उम्मीद भी छोड़ दी है मैंने। अंकिता मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोली, मैंने सोचा था कि आप लोग मुझे इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन आप लोग तो सिर्फ यहाँ पर तमाशा देख रहे हैं। मुझे जवाब चाहिए कि आखिर कौन है वो लड़की जिसकी वजह से मिस्टर रजत भोसले मुझसे डिवोर्स मांग रहे हैं। सामने ही एक फीमेल मीडिया रिपोर्टर थी। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और रजत की तरफ देखते गुस्से से बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर रजत भोसले। आप अपनी बीवी के साथ ये सब नहीं कर सकते। किसी और के लिए अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकते। हमें मिसेज अंकिता भोसले के लिए इंसाफ चाहिए। अगर आपने इसी वक्त उस लड़की के साथ सारे रिश्ते नहीं तोड़े तो मीडिया वाले आपके खिलाफ मोर्चा करेंगे। रजत हंसा और बोला, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? मीडिया वाले अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, पूछिए रजत। अपनी पॉकेट में हाथ डाले ही उसके पास आया और बोला, अगर आपका पति किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में है तो क्या आप पूरी ज़िंदगी ये पता लगाने में बिता देंगे कि वो लड़की कौन है, या फिर अपने पति को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे? मीडिया वाली लड़की के चेहरे का तो रंग बदलने लगा। वो गुस्से से बोली, ऐसे इंसान को तो मैं अपनी ज़िंदगी से लात मारकर भगा दूं। रजत हंसा और बोला, तो फिर इतनी सी अक्ल आप मेरी वाइफ को भी दे दीजिए। जब उन्हें पता है कि मैं वुमनाइजर वुमन टाइप का हूँ तो ये मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? मतलब लड़कियों का क्या है, वो तो आती जाती रहेंगी। अंकिता गुस्से से बोली, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं दूंगी। रजत ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, मतलब तुम मेरे जैसे पति के साथ रहना चाहती हो जिसके ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ नाजायज संबंध है? बोलते हुए वो अंकिता के बिल्कुल करीब आ गया था। अंकिता गुस्से से घूरते हुए बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मीडिया वालों ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। हाँ मिस अंकिता, आप मिस्टर रजत भोसले को डाइवोर्स दे दीजिए। उन लोगों की बात सुनकर अंकिता ने एक नज़र उन लोगों को देखा और फिर वापस रजत को देखते हुए बोली, तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं दूंगी, क्योंकि डिवोर्स मतलब आज़ादी और तुम्हें मैं अपने जाल से आज़ाद कर दूं। ऐसा तो कभी नहीं होगा। रजत दांत पीसते हुए बोला, और तुम कभी रजत भोसले को अपने जाल में फंसा लो, ऐसा भी कभी नहीं होगा वाइफी। आइंदा ऐसी हरकत सोच समझ कर करना। मैं तो हूँ ही बेशर्म, एक क्या 100 लड़कियों के नाम ले लोगी तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं मेरे मुंह से मिस्टर अमन के साथ रिसोर्ट में बीती हुई रात या फिर होटल में बताई हुई मिस्टर शेरगिल के साथ वाली बात का जिक्र हो गया तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। अंकिता अपनी जगह पर खड़ी खड़ी सुन्न हो गई। उसका गला सूखने लगा था। उसने सोचा भी नहीं था कि रजत को उसके अफेयर्स के बारे में पता होगा। उसके एक्सप्रेशन
चेंज होते देख रजत हंसा और बोला, रजत भोसले चाहे तो तुम्हें एक पल में बर्बाद कर दे मिसेज अंकिता रजत भोसले, लेकिन वो क्या है ना, तुम्हारे किए ड्रामे मेरा एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, तो इसीलिए तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है, बिकॉज आई लव एंटरटेनमेंट, बोलकर रजत बड़े ही एटीट्यूड के साथ वहां से चला गया। अंकिता कांपती हुई अपनी जगह पर खड़ी रह गई। मीडिया वाले तुरंत उसकी तरफ आए और उससे सवाल करने लगे, तो क्या अब आप मिस्टर भोसले को डिवोर्स दे देंगी? क्या हम जल्द ही आपके डिवोर्स की न्यूज़ सुनेंगे? क्या अब आपकी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ेंगे? क्या आप अपनी लाइफ बचाने के लिए मिस्टर रजत भोसले जैसे घटिया इंसान को हमेशा के लिए छोड़ देंगी? अंकिता चिल्लाकर बोली, नहीं, मैं रजत को बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं दूंगी। एक मीडिया वाली तुरंत बोली, मतलब आप सिर्फ रजत को बदनाम करना चाहती है? जब आपको उसे डिवोर्स ही नहीं लेना था तो इस तरह के ड्रामा का क्या मतलब है? मिसेस अंकिता भोसले, आप ये अपने पति के साथ बहुत गलत कर रही हैं। अंकिता को अब अपनी चाल अपने ऊपर ही उल्टा पड़ती दिखाई दे रही थी। वो तुरंत मुंह छुपाते हुए वहां से निकल गई। रजत जो अपने फोन में वो सब देख रहा था, वह मुस्कुराया और बोला, तुम अच्छी तरह से जानती हो वाइफी, तुम्हें तो मैं हरगिज खुद से ना जीतने दूं, फिर भी लड़ने के लिए आ जाती हो। खैर, ये तो था तुम्हारे सवाल का जवाब, अब मेरी बारी है। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ भोसले इंडस्ट्रीज एंट्री पर ही रिसेप्शन के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा एलईडी लगा हुआ था और इस वक्त उस एलईडी पर अंकिता ने मीडिया वालों के सामने जो कुछ किया था वो सब लाइव चल रहा था। सभी एम्प्लॉय जब अंदर की तरफ आते हैं तो उनकी नज़र उस एलईडी पर जाती, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहां पर खड़े होकर देख सके। तभी शीतल अंदर की तरफ आई और सीधा अपने केबिन में जाने के लिए लिफ्ट की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसके हाथ में पकड़ा हुआ उसका फ़ोन बजा। इस वक्त उसे सामने एलईडी पर चल रहा रजत का नाम बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। उसने अपना चेहरा पलटकर उस एलईडी की तरफ देखा तो अचानक से ही वो चैनल पॉज हो गया, लेकिन देखने से पता चल रहा था कि रजत के साथ एक लड़की खड़ी है। शीतल का ध्यान अब अपने फ़ोन की तरफ गया ही नहीं, वो रजत और अंकिता की तरफ देखते हुए बोली, ये लड़की कौन है? क्या इसका भी मिस्टर भोसले के साथ कोई रिलेशन है? कहीं ये मिस्टर भोसले की गर्लफ्रेंड तो नहीं? ना बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। तभी एक बार फिर से उसका फ़ोन बजा। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो रोहन का कॉल आ रहा था। रोहन का फ़ोन आते देख उसके चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे। उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुश हो नहीं पा रही थी। उसने कॉल रिसीव किया और जैसे ही सामने से रोहन की आवाज़ आई, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सामने से रोहन बोला, कैसी हो तुम शीतल? शीतल हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना रोहन? उसके सवाल का जवाब ना देकर सीधा ही बोला, मुझे तुमसे मिलना है शीतल। मैं जानता हूँ मैंने उस दिन तुमसे बहुत ही घटिया तरीके से बात की, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैं सोच रहा था कि तुम मुझे मेरे मुश्किल वक्त पर छोड़कर चली गई। शीतल की आंखों में नमी तैर गई। वो बोली, नहीं, ऐसा नहीं है रोहन, मैं आपको छोड़कर नहीं गई थी। वो बस बोलकर उसने अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ दी। रोहन तुरंत बोला, प्लीज़ शीतल, मना मत करना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि अब रजत भोसले के साथ रहते हुए तुम्हें मेरी याद क्यों ही आएगी, लेकिन प्लीज़ एक आखिरी बार मुझसे मिलो ना। शीतल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। रजत को अगर पता चला कि वो रोहन से मिली है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसने उसे साफ मना किया था कि रोहन से कोई रिश्ता नहीं रखना है, लेकिन वो रोहन को मना भी नहीं कर पा रही थी। इस वक्त रोहन बोला, मैं जानता हूँ रजत भोसले ने तुम्हें मुझसे मिलने के लिए मना किया होगा, लेकिन बस आखिरी बार मिलना चाहता हूँ शीतल, और तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम उसके ऑफिस में उसकी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब करती हो, तो प्लीज़ तुम बाहर ऑफिस से आ जाओ, मैं कुछ ही दूरी पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। शीतल हैरान रह गई। अभी इसी वक्त
वो रोहन से मिलने का सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन शीतल कुछ कहती उससे पहले रोहन बोला, प्लीज़ प्लीज़ शीतल, मना मत करना, तुम्हें मेरी कसम, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शीतल सोच में पड़ गई, क्या करे क्या नहीं। तभी एक बार फिर से एलईडी ऑन हुआ और आवाज़ आई, रजत भोसले और अंकिता भोसले। अभी इतना ही बोला गया था कि एलईडी एकदम से बंद हो गई। शीतल बड़बड़ाते हुए बोली, अंकिता। अभी वो सोच ही रही थी कि एक बार फिर से उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ और इस बार भी रोहन का मैसेज था, जो उसे बहुत जल्दी बुला रहा था। शीतल कुछ सोचते हुए बोली, मुझे आखिरी बार रोहन से मिल लेना चाहिए। मिस्टर भोसले गुस्सा होंगे, लेकिन मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं सिर्फ आखिरी बार रोहन से मिलने गई थी। इतना कहकर वो ऑफिस से बाहर आ गई। ऑफिस से बाहर आकर वो कुछ ही दूरी पर आई थी कि उसे रोहन की गाड़ी दिखाई दी। उस गाड़ी में से रोहन बाहर निकला तो शीतल थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि रोहन के पास गाड़ी नहीं थी। शीतल कुछ बोलती उससे पहले ही रोहन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बोला, गाड़ी के अंदर बैठ जाओ शीतल, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उसकी बात समझते हुए शीतल गाड़ी के अंदर बैठ गई। साथ ही रोहन भी गाड़ी के अंदर बैठ गया। शीतल उससे बस मिलने आई थी, लेकिन तभी ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। शीतल हैरानी से रोहन की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ कहीं जा नहीं सकती हूँ, प्लीज़। रोहन, गाड़ी रोक दो, मुझे वापस ऑफिस जाना है। मिस्टर भोसले ऑफिस आने ही वाले होंगे। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, इतना बदल गई हो तुम कि अब तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ वक्त भी नहीं है। शीतल, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? शीतल उसका सवाल सुनकर उसकी तरफ देखती ही रह गई। शीतल रोहन के साथ आ तो गई थी, लेकिन अब उसे बहुत डर लग रहा था। उसने सोचा था कि ये कुछ मिनट रोहन से मिलकर वो वापस चली जाएगी, लेकिन रोहन ने तो उसे गाड़ी में बिठा लिया था और अब न जाने उसे कहाँ लेकर जा रहा था। रजत ने गुस्से से उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो एक बार फिर से बोली, प्लीज़ रोहन, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकती हूँ, रजत सर गुस्सा करेंगे। रोहन थोड़ा नाराज़गी से बोला, मुझे तो लगा था मुझे देखकर तुम खुश हो जाओगी, लेकिन यहाँ तो तुम पूरी तरह से बदल गई हो शीतल। पर तुम्हारी गलती नहीं है, पैसा भला क्या ही नहीं करवा सकता है। उसकी बात सुनकर शीतल चौंक गई। वो तुरंत बोली, ऐसा नहीं है रोहन, मैंने कभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं। मैं बस इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रजत सर आप पर गुस्सा करें। रोहन चिढ़कर बोला, रजत रजत रजत, तुम जब से आई हो तब से तुम रजत के बारे में ही बात कर रही हो। ऐसा भी क्या कर दिया उसने तुम्हें कि तुम मुझे ही भूल गई हो, मेरी तरफ प्यार से देख तक नहीं रही हो। पहले तो मुझे देखते ही तुम्हारा चेहरा खिल जाता था, लेकिन अभी चेहरे पर सिर्फ परेशानी नज़र आ रही है। उसकी बात सुनकर शीतल ने अपना चेहरा झुका लिया। रोहन सही ही तो कह रहा था। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे रोहन कोई अनजान हो। वो चाह कर भी हल्का सा मुस्कुरा तक नहीं पा रही थी। एक डर उसे अंदर से लग रहा था तो एक बेचैनी भी महसूस हो रही थी। रोहन उसके एक्सप्रेशन देखकर बोला, मैंने सोचा भी नहीं था शीतल कि तुम इस तरह से बदल जाओगी। माना रजत ने तुम्हारे बदले मेरे ही ट्रीटमेंट में हेल्प किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अब हमेशा ही उसके पास रहोगी। और वैसे भी अब तुमने उससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर बहुत दूर चला जाऊँगा। उसकी बात सुनकर शीतल की आंखें बड़ी हो गई। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब वो खुद रजत से दूर जाना चाहती थी, लेकिन अब रजत से दूर जाने का सोचकर ही उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो तुरंत बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकती। मुझे वापस आप भोसले इंडस्ट्रीज जाना है। प्लीज़ रोहन, आप मुझे वहाँ वापस छोड़ आइए। रोहन गुस्से से बोला, मैं तुम्हें रजत से बचाने की सोच रहा हूँ और तुम हो कि वापस रजत के पास जाना चाहती हो। नहीं शीतल, अब मैं तुम्हें वापस उस इंसान के पास नहीं जाने दूंगा जिसने तुम्हारे साथ इस तरह की घटिया हरकत की। उसे मेरी मदद करनी थी तो वो वैसे भी कर सकता था ना। उसके लिए उसने तुम्हें क्यों यूज़ किया?
रोहन के सवालों का जवाब शीतल के पास नहीं था, लेकिन अब उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। वो वापस रजत के पास जाना चाहती थी। उससे दूर जाने का सोचकर उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई थी। वो ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ ड्राइवर भैया, आप गाड़ी रोक दीजिए, मुझे वापस जाना है। रोहन गुस्से से बोला, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी। आज मैं तुमसे शादी कर लूँगा और हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। शादी का जिक्र सुनकर शीतल की तो आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती। रोहन, तो आप मेरे साथ इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आप प्लीज़ गाड़ी रोक दे। बोलते हुए ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर हंसा और बोला, ये गाड़ी तो तब रुकेगी जब सर रोकने के लिए कहेंगे। ड्राइवर की बात सुनकर शीतल ने रोहन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे। रोहन तिरछा मुस्कुराया और बोला, लगता है बड़ा प्यार करने लगी हो उस रजत को। पर नहीं बेबी गर्ल, अब तुम उस रजत के पास बिल्कुल नहीं जाओगी। अब तुम वहाँ जाओगी जहाँ तुम्हें मैं भेजूँगा। रोहन की बात सुनकर शीतल एकदम से सुन्न हो गई। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो रोहन की तरफ देखते हुए बोली, मतलब क्या है तुम्हारा रोहन, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से एक रुमाल उसके मुंह पर आकर लगा। रोहन ने जोर से उस रुमाल को उसके मुंह पर दबाया। शीतल की सांसें भी अटकने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हुई और वो लुढ़क कर ही सीट पर गिर गई। उसे देखते हुए रोहन के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। जैसे ही सामने वाले ने कॉल रिसीव किया, रोहन तुरंत बोला, आपका काम हो गया है सर। आप बस मेरे पैसे लेकर बताए हुए ठिकाने पर आ जाइए। सामने से किसी के हंसने की आवाज़ आई। सामने से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया तो रोहन फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, लगता है कोई साइको इंसान है ये, वरना एक लड़की के लिए इतने पैसे कौन देगा, और वो भी उस लड़की के लिए जो पहले ही कोई यूज कर चुका है। बोलते हुए उसके चेहरे पर बेशर्मी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक खंडहर के बाहर रुकी और रोहन गाड़ी से बाहर निकला। ड्राइवर भी गाड़ी से बाहर निकला। वो ड्राइवर कोई और नहीं, रोहन का दोस्त था। दोनों ने शीतल को गाड़ी से बाहर निकाला और फिर रोहन शीतल को अपने कंधे पर डालकर उस खंडहर के अंदर ले आया। रोहन का दोस्त सुनील रोहन की तरफ देखते हुए बोला, अगर इसे होश आ गया तो? रोहन बेफिक्री से बोला, आता है तो आ जाए, वैसे भी अब इसे भी आदत हो गई होगी, ये भी थोड़ी मजे कर लेगी। बोलकर रोहन हंसा और उसकी बात सुनकर सुनील भी हंसने लगा। रोहन और सुनील वहीं बैठकर शराब पीने लगे। कुछ देर बाद रोहन पूरी तरह से नशे में टुन होकर शीतल के पास आया और बोला, जब तक वो पैसे लेकर नहीं आता तब तक क्यों ना तुझे थोड़ा सा मजा मैं भी ले लूं। वैसे भी तुझे अपने जाल में फंसाने के लिए मैंने बहुत सारे पापड़ बेले हैं। इसके बाद तो पता नहीं तू किस किस के हाथ में जाएगी। क्यों ना अभी मैं अपनी हसरत पूरी कर लूं। बोलकर वो शीतल के ऊपर झुकने लगा। शीतल बेहोश नीचे जमीन पर गिरी हुई थी, लेकिन जैसे ही रोहन उस पर झुककर उसे बुरी तरह से छूने लगा, शीतल ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। रोहन को खुद पर झुका हुआ देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो उसे खुद से धक्का देते हुए बोली, ये सब आप क्या कर रही हैं? आप रोहन, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। रोहन इस धक्के से के लिए तैयार नहीं था और वह थोड़ा सा लड़खड़ा कर पीछे हो गया, लेकिन अगले ही पल तेजी से शीतल की तरफ बढ़ा। शीतल अपनी जगह से थोड़ा उठ गई। उसने उसके बालों से पकड़कर शीतल को पीछे की तरफ खींचा और बोला, क्यों मुझे धक्का दे रही है? उस रजत को भी ऐसा धक्का देती हो क्या? नहीं, वहाँ पर तो पूरे मजे लेती होगी, लेकिन यहाँ पर मेरे सामने सती सावित्री होने का ढोंग कर रही हो। उसकी बात सुनकर शीतल उसकी तरफ देखती रह गई। उसने कितना भरोसा किया था रोहन पर। शादी तक के ख्वाब देखे थे रोहन के साथ, लेकिन अब रोहन की सच्चाई देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो रोते हुए बोली, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? रोहन, आप तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो फिर ये जबरदस्ती?
रोहन हंसा और बोला, मैं कब जबरदस्ती कर रहा हूँ? अगर तुम प्यार से मान जाओगी तो जबरदस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं है। बोलकर उसने शीतल के गाल पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को अपनी तरफ खींचा। वो उसके होठों को अपने होठों से छूने ही वाला था कि शीतल ने उसे जोरों से धक्का दिया और बोली, गलत है रोहन, ये आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ इस तरह से ज़बरदस्ती करेंगे। मुझे आपके पास नहीं रहना, मुझे रजत सर के पास जाना है। बोलकर वो एक बार फिर से वहाँ उठने लगी। इस बार रोहन को और भी ज़्यादा गुस्सा आया और उसने एक जोरदार थप्पड़ शीतल के चेहरे पर जड़ दिया। शीतल के होठों के किनारे से खून बहने लगा। उसकी आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए। उसने आज तक रोहन का ये रूप कभी नहीं देखा था और अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि कभी उसने रोहन पर इतना विश्वास किया था कि उसके साथ न जाने कितनी ही हसीन सपने देखे थे। रोहन ने उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ा और बोला, मेरा प्यार तुझे जबरदस्ती लग रहा है और उस रजत के बिस्तर पर तो बिल्कुल फूलों की तरह बिछ जाती होगी ना। तेरा बिछना बनता भी है, तुझे तो पैसे जो देता है वो, लेकिन तुझे पता है तेरे जैसे दिल में पैसे का लालच है ना, वैसे मुझे भी पैसे ही चाहिए और अब मैं तुझसे पैसे कमाऊंगा, लेकिन उससे पहले अपनी हसरत पूरी करूंगा। बोलकर उसने शीतल से जोर से धक्का दिया। शीतल दर्द से चिल्लाई। अगले ही पर रोहन ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। शीतल रोती हुई बोली, मैं सच में बहुत प्यार करती थी रोहन आपसे, लेकिन अब मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है कि मैंने कभी आप पर यकीन किया और आपसे प्यार किया। रोहन ने उसके चेहरे को कसकर अपनी उंगलियों से पकड़ा और बोला, मैंने तो तुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। तू खूबसूरत इतनी थी कि बस तुझ पर दिल आ गया और अब मैं इस खूबसूरती का स्वाद चखूंगा। बोलकर उसने शीतल के गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। शीतल अपने चेहरे को इधर उधर घुमाने लगी और खुद को रोहन से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रोहन उसे छोड़ नहीं रहा था। शीतल अपने हाथों से उसके चेहरे को खुद से दूर कर रही थी। शीतल के नाखून रोहन के चेहरे पर बुरी तरह से लग रहे थे, लेकिन रोहन पीछे नहीं हट रहा था। तभी अचानक से दरवाजा खुला और सुनील अंदर आया। रोहन को यूं देखकर सुनील बेशर्मी से हंसते हुए बोला, ये तो बहुत गलत बात है। तेरे साथ मेहनत करूं मैं और मजे तू अकेले, मैं ऐसा तो नहीं होने दूंगा। रोहन ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, तो तुझे रोका किसने है, तू भी आजा। उसकी बात सुनकर सुनील भी तुरंत शीतल की तरफ बढ़ा। शीतल की आंखें डर से लाल हो गई। वो रोते हुए भी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो बुरी तरह से रोहन और सुनील के सामने रो रही थी, लेकिन दोनों की आंखों में बेशर्मी तैर रही थी। सुनील ने शीतल के हाथों को कसकर पकड़ लिया और रोहन शीतल के ऊपर झुक गया। उसने शीतल के कपड़ों को पकड़ने के लिए उसके सीने पर अपना हाथ रखा और जोर से खींच दिया। शीतल चिल्लाती रह गई, लेकिन रोहन तो बिल्कुल पत्थर हो चुका था। लेकिन अगले ही पल उसकी जोर से चीख निकली। सुनील ने तुरंत अपना चेहरा उठाकर सामने की तरफ देखा, जहां पर रजत खड़ा था और रजत के हाथों में लोहे का रॉड था जो उसने रोहन के सिर पर मारा था। रोहन के सिर से खून बहने लगा और उसने मुश्किल से पलटकर पीछे की तरफ देखा। अपने सामने रजत को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वहीं रजत की नजरें अब शीतल पर थी, जो जमीन पर पड़ी हुई थी, और सुनील ने उसके हाथ जोर से कसे हुए थे। शीतल की आंखों में बेहिसाब आंसू तैर रहे थे। रजत ने उसके सीने की तरफ देखा, जहां पर रोहन ने उसके कपड़े को फाड़ दिया था। उसने उस पर लोहे की रॉड को नीचे फेंका और अपनी जैकेट उतारकर शीतल के ऊपर फेंकी। सुनील लड़खड़ाते हुए कदमों से उठा और रजत की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके रजत के करीब आने से पहले ही रजत ने उस लोहे की रॉड को उठाया और एक ही बार में सुनील नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। रोहन ने खुद को संभालते हुए वापस रजत के पास आने की कोशिश की,
लेकिन रजत ने इस बार उस लोहे की रॉड को नीचे फेंका और रोहन को उसके गिरेबान से पकड़ लिया। रजत जोर से चिल्लाते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिली गर्ल को हाथ लगाने की? शीतल जो बेहिसाब रोए जा रही थी और रजत की नज़र तक नहीं मिला पा रही थी, अचानक ही उसकी नज़र रजत की तरफ उठ गई और वो एक पल के लिए रजत को देखती ही रह गई। उसके मुंह से एक लाइन सुनकर उसे अपना दर्द कम महसूस हो रहा था। रोहन भी चिल्लाकर बोला, तेरी नहीं मेरी है वो, और अब वो सिर्फ तेरी नहीं सबकी होगी। उसका सौदा किया है मैंने, अब मैं भी लाखों में खेलूंगा। अभी वो बोल ही रहा था कि रजत ने उसका चेहरा कसकर अपने हाथों में जकड़ा और अपना माथा जोर से उसके मुंह पर मारा और तब तक मारता रहा जब तक उसके सिर पूरी तरह से लहूलुहान नहीं हो गया। रोहन दर्द से चिल्लाता रहा। शीतल खुद को संभालते हुए अपनी जगह से उठकर बैठी, लेकिन उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था। जिस तरह से रोहन ने उसे धक्का दिया था, उसकी पीठ पर बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी। जैसे ही रजत ने रोहन को छोड़ा, रोहन नीचे गिरा। रजत गुस्से से चिल्लाया, मेरी सिली गर्ल का सौदा करेगा तू? तेरी सांसें छोड़ूंगा तो ही तू किसी सौदा को करने लायक रहेगा ना। तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि तू सौदा तो छोड़, तुझे दूसरा जन्म भी नहीं मिलेगा। ऐसा बोलते हुए रजत ने उसे जोरों से लात मारी। रोहन अब बिल्कुल बेजान हो गया। शीतल बस ये सब होते देखती रह गई। तभी वहां पर नीरज और रजत की पूरी टीम पहुंची। अपने सामने का नज़ारा देखकर नीरज ने तुरंत टीम को बाहर की तरफ ही रोक दिया, क्योंकि इस हालत में वो शीतल पर किसी की नज़र नहीं पड़ने दे सकता था। अब तक तो वो समझ चुका था कि शीतल रजत के लिए कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। वो तुरंत रजत के पास आया और बोला, आप शीतल मैडम को यहाँ से लेकर चलिए सर, मैं ये सब संभाल लूँगा। रजत ने गुस्से से सुनील और रोहन की तरफ देखा और बोला, मुझे ये रोहन जिंदा चाहिए। नीरज ने जी बॉस कहा। रजत ने शीतल की तरफ देखा जो एकटक उसे ही देख रही थी। रजत शीतल के करीब आया। शीतल उठने लगी, लेकिन रजत ने नीचे झुककर उसे पूरी तरह से कवर कर दिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।